Okay, so now we talked about revaluation. Now what we need to do, we need to find out कि how do we dispose of revalued assets. क्या आप जब revalued assets को बेचें या खत्म हो जाए तो उस केस में क्या करना है, ठीक है? Same as the previous ones, जो इससे पहले हम लोग करते थे. जब बेचते थे तो हम देखते थे उसकी कीमत क्या है, उसको वहां से हटा देते थे, और अगर बेचना है तो गेन और लॉस रिकॉर्ड करते थे, ठीक है? So basic concept is the same. Now what you need to do is, this is how you will be doing it. So disposal of revalued non-current assets. The profit or loss on disposal of a revalued non-current asset should be calculated as the difference between the net sale proceeds and the carrying amount. हमने अभी थोड़ी देर पहले भी देखा कि वो जो कैरिंग अमाउंट, मैंने आपसे कहा कि कैरिंग अमाउंट क्या है. सो कैरिंग अमाउंट इज इंपॉर्टेंट, कि जितनी पहले डेप्रिसिएशन हुई है अब तक, व्हिच मींस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, उसको हटा देना है. एंड देन यू नीड टू कंपेयर कि क्या इसकी रिवैल्यूड अमाउंट क्या है, ठीक है? या अगर आप बेचना चाह रहे हैं तो कितने का बेच रहे हैं, ठीक? सो दैट मींस व्हाटएवर इज द कैरिंग अमाउंट on that date of disposal, net sale proceed, कितने ने पैसे आ रहे हैं और कितना उसका कैरिंग अमाउंट इस वक्त आ रहा है, बुक्स के मुताबिक कितनी कीमत है, और मार्केट में मुझे जो मुझसे खरीद रहा है वो मुझे कितने पैसे दे रहा है. इसका जो डिफरेंस होगा that would either be a gain or a loss. Got the idea? Got the idea class? Okay. अब करेंगे किस तरह? अब इस तरह करेंगे कि इसमें से जो हमारे पास आएंगे जो पैसे वो जाएंगे, इट शुड बी अकाउंटेड फॉर इन दी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस. सारी सी बात है, मेरा कोई प्रॉफिट या कोई लॉस हो रहा है उसके ऊपर, वो चला जाएगा प्रॉफिट और लॉस फॉर द पीरियड इन व्हिच द डिस्पोजल अकर्स, ठीक है? उसी पीरियड की इनकम स्टेटमेंट में चला जाएगा. एनी बैलेंस ऑन द रीवैल्यूएशन सरप्लस. फिर आप कहेंगे सर उसके हिसाब का जो रीवैल्यूएशन सरप्लस पड़ा है उसके साथ क्या करूं? देखें, ये रीवैल्यूएशन सरप्लस पड़ा हुआ है, मैं अगर इस एसेट को बेचता हूं तो मैं देखूंगा कि इसकी कैरिंग अमाउंट कितनी आ रही है इस वक्त बैलेंस शीट में. हम लोगों ने बैलेंस शीट में ये कितना लिखा था, ये कितना आ गया था 350. Remember this one? This example which we did a while ago, 350,000. अब अगर मार्केट में इसकी कीमत मुझे मिल रही है 400,000 और ये 350,000 मेरी बैलेंस शीट में लिखा हुआ आ रहा है डेप्रिसिएशन माइनस करके, तो मैंने कितने पैसे कमा लिए? 50,000 which will go to my income statement, ठीक है? which will be gain on sale of revalued asset. आ गया. अब इसका क्या करूं यार? इसके ऊपर तो एक सरप्लस मेरे पास आ रहा है जो मेरे कैपिटल अकाउंट के अंदर है. ये कैपिटल अकाउंट के अंदर किस जगह पे था? सरप्लस के अंदर. एंड व्हाट डिड वी से अबाउट सरप्लस? कि सरप्लस का नेचर क्या होता है? सॉरी, सरप्लस रिवैल्यूएशन सरप्लस का नेचर क्या होता है? लास्ट टाइम बताया था क्लास में, रिवैल्यूएशन सरप्लस क्लास बोले इक्विटी तो है, लेकिन एक और चीज बताई थी इसके बारे में. रेवेन्यू रिजर्व है, रेवेन्यू रिजर्व है, कैपिटल रिजर्व है. हमने कहा था इसको आप इस्तेमाल नहीं कर सकते ना. लेकिन अब वो एसेट चला गया तो आप क्या करोगे इसको? अब इसको इस्तेमाल कर ले, which means from revaluation surplus it will move to, जब हम लोग इस्तेमाल करते हैं हम उसको कहां पे लेके जाते थे? retained earnings. So any balance on the revaluation surplus relating to this asset should not be transferred to retained earnings. क्योंकि बस वो आप तो आपने बेच दिया ना, वो आपने बेच दिया तो उसके ऊपर जो सरप्लस आपने लिखा हुआ था अपने पास, ठीक है? अब आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं. जो चीज आप इस्तेमाल कर सकते हैं that goes to retained earning. Why? Because you give dividends from retained earnings ना, तो उसको उठाकर उधर शिफ्ट कर, ठीक है? तो आपने दो काम किया. एक अपने एसेट को माइनस कर दिया अपनी बैलेंस शीट में से, इसका मतलब क्रेडिट कर दिया. उसके ऊपर आपने कोई ना कोई गेन या लॉस किया, वो आप रिकॉर्ड कर देंगे इनकम स्टेटमेंट के अंदर. उसका आ जाएगा रिवैल्यूएशन सरप्लस जो पहले पड़ा हुआ था मेरे पास, उसको मैं कर दूंगा रिटेन्ड अर्निंग्स में ट्रांसफर. दिस इज व्हाट वी नीड. इज दिस क्लियर? Is this thing clear? Okay, एक नोट भी दिया हुआ है. This does not affect other comprehensive income which is only altered when the asset is actually revalued upwards or downwards. This does not affect other comprehensive income. ये बाकी other comprehensive income पे कोई भी फर्क नहीं डालेगा, ठीक है? वो चेंज नहीं होगा. सही है? जाए आगे क्लास. ये बात क्लियर हो गई? Okay, let's do a small exercise. Okay, Derek purchased a property costing 750,000 on 1st January 2024. 1st January को आपने खरीदा, ठीक है? 750,000. So 750,000 and it is 1st January 24. Okay? With a useful life of 10 years. So that means divide by 10 years. But if there is a salvage value तो वो माइनस करना पड़ेगा. देखते हैं. It has no residual value. कोई भी नहीं है तो माइनस करने की जरूरत नहीं है. Otherwise अगर होता तो मैं यहाँ पे माइनस करके और फिर डिवाइड बाय 10 years करता. सही है? सही है क्लास? ओके, आगे चलें.
It has no residual value at 31st December 2024. 31st December क्या हुआ? Technically closing. That means a whole year has passed. When the whole year passes, what is the first thing you do? First thing you do, charge depreciation. Okay, so 1 year has passed and now it says the property was valued at 810. अगर ये 810 पे चली गई तो इसका मतलब इसमें क्या हुआ? इंक्रीज आया तो उसको क्या बोलते हैं? रिवैल्यूएशन सरप्लस. ओके, आ गया. रिजल्टिंग अगेन ऑन रिवैल्यूएशन बीइंग रिकॉर्डेड इन अदर कॉम्प्रिहेंसिव. अच्छा, इससे तो बता दिया, कैलकुलेट करके दिया आपको यार. ठीक है, मैं होता तो मैं ना होता. ओके, ये कह रहा है बीइंग रिकॉर्डेड इन अदर. जरा रिकॉर्ड तो कर, जरा मुझे करके तो बताएं क्या. उसने बता दिया लेकिन मुझे करके बताएं क्या और कैसे यार, कैसे हुआ. ठीक है, मैंने आपको लिख के दे दी है सारी चीजें. यू जस्ट नीड टू फाइंड इट आउट. 750 minus per year depreciation minus. Okay, 750,000 divided by 10 will give you what? Will give you 75. So this is your per year depreciation. So that means from 750 इसको माइनस करें. हाँ, जब ये 24 पे आया तो उस वक्त इसकी नेट बुक वैल्यू है, कैरिंग अमाउंट कितनी बनी? 750 minus 75 which is equal to 675. ये बनी इसकी नेट बुक वैल्यू. लेकिन आज जब मैंने इसको रीवैल्यू किया तो इसकी अमाउंट कितनी आई? 810. तो इसका मतलब आपने गेन किया कि लॉस किया? गेन. कितना गेन किया? 135. कैलकुलेट करें. कितना किया? 135 which is already given in the question. ठीक है? ठीक है क्लास? मैं नहीं दूंगा एग्जाम. ठीक, मैं कहूँगा कैलकुलेट करें. पहले ये कैलकुलेट करने पे आ गया ऐसा और चीजें कैलकुलेट करें. ओके, आगे चलें. There was no change to its useful life. There was no change to its useful life. Useful life change नहीं. आगे चलें. Derek does not make a transfer to realize profits in respect of excess depreciation on revalue asset. ये एक चीज हम लोगों ने लास्ट टाइम पढ़ी थी कि अगर excess depreciation होती है, ठीक है, तो आप लोग क्या करते हैं कि फिर अपने उतनी वैल्यू कहां से? रिवैल्यूएशन सरप्लस से. आप रिवैल्यूएशन सरप्लस से वो चीज निकाल कर आप कहते हैं कि भाई ये तो मेरा लॉस हो गया, मेरी डेप्रिसिएशन ज्यादा हो गई है, तो मैं ऐसे करता हूं कि वो जो मेरा गेन हुआ है जो आप कहते हैं इस्तेमाल नहीं कर सकते कैपिटल रिजर्व, उसको रेवेन्यू में कन्वर्ट कर दो. तो उतना अमाउंट जो कि डिफरेंस है बिटवीन द टू डेप्रिसिएशंस आई विल ट्रांसफर फ्रॉम रिवैल्यूएशन सरप्लस टू रिटेन्ड अर्निंग्स. वो कह रहा है कि डज नॉट मेक अ ट्रांसफर. डायरेक्ट को ट्रांसफर नहीं करता. अगर मैं होऊंगा एग्जाम में तो मैं कहूंगा कि करें. ठीक है, बल्कि मैं कहूंगा नहीं, अंडरस्टूड है कि आपने करना है. ठीक है, अंडरस्टूड है कि आपने करना है. ओके, सॉरी, ये भी हो गया. ऑन 31st December 2026 the property, sorry 26 तो अभी आया नहीं लेकिन 26 कर दे. The property was sold for 900,000. Find out. Find out. जी 31st December 2024 वैल्यू कितनी थी इसकी? 810 तो थी. अच्छा, 810 थी. ठीक, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद 2 साल और गुजरे. 2 साल और गुजरे. जब 2 साल गुजरे तो इन 2 सालों में क्या हुआ? डेप्रिसिएशन कितनी हुई? 2 साल. 2 साल की. हाउ मच? हाउ मच? How would you find out? How would you find out? डेप्रिसिएशन तो कैसे फाइंड आउट करते हैं डेप्रिसिएशन? सैलवेज वैल्यू कोई भी नहीं है. नहीं. डिवाइड बाय यूजफुल लाइफ. किसको डिवाइड बाय यूजफुल लाइफ? 810 डिवाइड बाय 9. 810 810 सब 810. ये नहीं है, ये तो यहाँ से लिया था. ये तो सिर्फ किस लिए फाइंड आउट किया था? ये किस लिए लिखा था मैंने? What did I write this one? Revaluation surplus के To लिए. find out the revaluation surplus. ये मैंने इसलिए लिखा था. ये इसकी अमाउंट की उस दिन इसकी कीमत थी मार्केट के अंदर. ठीक, इन 2 सालों में ये डिप्रिशिएट हुआ. 2 साल की डिप्रिसिएशन. डिप्रिसिएशन को फाइंड आउट करने का तरीका कॉस्ट या रीवैल्यूड अमाउंट डिवाइडेड बाय यूजफुल लाइफ. यूजफुल लाइफ इसकी कितनी थी? 10 साल. इस दिन 1 साल यहां तक गुजर गया. हो गया. कितने रह गए? 9 साल. 9 साल. पर ईयर कितना है? 90,000.
2 years have passed. That means depreciation would be 180. That means on 31st December 2016 मेरे पास नेट बुक वैल्यू कितनी थी? 810 minus 180 equals 630. Compare this with this one. 630 बुक्स के अंदर है और मार्केट के अंदर कितनी कीमत है? 900. मैंने बेच दिया. जब मैंने 9 लाख का बेच दिया और 36 उसकी कीमत थी तो मैंने क्या किया? गेन किया, लॉस किया? गेन किया. कितना? ये 270 कहां पे शो होगा? प्रॉफिट एंड लॉस में. ठीक है, दिस इज द गेन ऑन सेल ऑफ नॉन करंट एसेट. दिस इज द गेन ऑन सेल ऑफ नॉन करंट एसेट ऑफ 270,000. ये आपने रिकॉर्ड कर दिया. फिर एक और काम क्या करेंगे? और कोई काम करेंगे? बैलेंस शीट में क्या इफेक्ट जाएगा? बैलेंस शीट में से तो हट जाएगा ना वो. एक तो वो हट जाएगा, दूसरा क्या होगा? दूसरा क्या होगा? कैश तो इंक्रीज हो जाएगा, वो भी होगा ऑब्वियस. और क्या होगा? जो एक चीज आपको यहाँ पे बताई थी, रिटेन अर्निंग को बिलावल क्या होगा? इंक्रीज हो गया. क्या चीज? ये अमाउंट तो होगा, ये तो आपने किया है, ये तो होगा ही होगा कि ये आपका नेट इनकम के अंदर आ रहा होगा. जो चीज यहाँ पे मैंने पढ़ाई है अभी थोड़ी देर पहले, वो क्या पढ़ाई है? ये बताना है आपने. वो तो बताना है, वो तो ऑब्वियस सी बात है, वो तो इससे पहले आप 10 सालों से सीखते आ रहे हैं. ठीक है, ये आपने ये चीज सीखी है यहाँ पर कि एनी बैलेंस ऑन द रीवैल्यूएशन सरप्लस रिलेटेड टू दिस एसेट शुड नाउ बी ट्रांसफर्ड टू रिटेन अर्निंग्स. एंड व्हाट इज द अमाउंट? 270 तो गेन है जो अभी आपने किया है इसको बेचकर. जब आपने इसका रीवैल्यूएशन सरप्लस किया था तो रीवैल्यूएशन सरप्लस कितना आया था? 135, जो कि क्वेश्चन ने भी आपको दे दिया था. तो ये 135 आप वहां से वहां पर ट्रांसफर कर देंगे. जर्नल एंट्रीज में एग्जाम में पूछ रहा हूं आप लोगों से शॉर्ट, सो यू शुड नो द जर्नल एंट्रीज. जर्नल एंट्री क्या होगी? जर्नल एंट्री क्लास, जर्नल एंट्री रीवैल्यूएशन सरप्लस. नेचर क्या है रीवैल्यूएशन सरप्लस का? कैपिटल अकाउंट हमेशा क्या होते हैं? कौन सा बैलेंस होता है? क्रेडिट. अगर इसको खत्म करना है तो क्या करूंगा? डेबिट. अमाउंट 135,000. ओके, क्रेडिट. अब ये गया कहां पर? एक और कैपिटल अकाउंट के अंदर गया. कैपिटल अकाउंट जब भी ज्यादा होते हैं क्या होते हैं? क्रेडिट, क्योंकि उनकी नेचर है रिटेन अर्निंग्स. क्रेडिट अमाउंट 135. ओके, ये एंट्री आ रही है, मैं आपसे पूछूंगा एग्जाम में. डन. इसमें कोई चीज समझ नहीं आई? इसमें जो चीज समझ नहीं आ रही पूछ सकते हैं. क्लास जो चीज नहीं समझ आ रही साथ साथ पूछे. देखें चीजें बिल्डअप होती जा रही है, चीजें बिल्डअप होती जा रही है. बाय द टाइम वी आर डन विद द सेकंड चैप्टर चीजें ज्यादा हो जाएंगी. बाय द टाइम वी आर डन विद द थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ चीजें और ज्यादा हो जाएंगी. जी सर, रिटेन अर्निंग में 270 भी आएगा, 135 दोनों आएगा. रिटेन अर्निंग में 270 भी आ गया, 135 आएगा. ये 270 आया गेन ऑन सेल ऑफ नॉन करंट एसेट, और वो जो आया 135 आया वो रीवैल्यूएशन सरप्लस का वो हिस्सा जो कि पहले जिसको मैं हाथ नहीं लगा सकता था, इस्तेमाल नहीं कर सकता था. अब चूंकि जिस एसेट का वो रीवैल्यूएशन है वो एसेट मैंने बेच दिया, तो इसका रीवैल्यूएशन मैं कहता हूं यहां से निकाल कर यहां पर ले आओ. ठीक है, तो ये जो काम हुआ ना, ये काम ये भी रिटेन अर्निंग में जाएगा, लेकिन ये जा रहा होगा किस जगह से? मेरी स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन ओनर्स इक्विटी के रास्ते से. क्यों ये हुआ क्या है कि एक से निकलकर, एक अकाउंट से निकलकर दूसरे अकाउंट में चला गया. ये हुआ है. ठीक है, ये भी जा रहा है, लेकिन ये किस रास्ते से जा रहा है? इनकम स्टेटमेंट वाले रास्ते से जा रहा है. क्यों? क्योंकि ये मैंने इनकम कमाई है, ये मैंने कमाया है, ये तो मैंने पहले से कमाया हुआ था 135, लेकिन ये पड़ा एक जगह पर था. सिर्फ मैंने ये किया है कि एक ड्रॉअर से निकालकर, एक सेफ से निकालकर दूसरे सेफ में रख दिया, बस ये काम किया.
लेकिन ये 135 तो हमारे पास रियलाइजेबल नहीं है ना, ये तो हमने स्टॉक मार्केट की वैल्यू को देखकर बस ये मार्केट की वैल्यू को देखकर मैंने किया था। अच्छा, जब मैंने मार्केट की वैल्यू को देखकर किया था तो फिर हमारे पास ये तो कैश नहीं पड़ा हुआ है, ये 135 ये कैश तो मेरे पास नहीं है, तो मैं तो ये भी नहीं कह रहा कि ये कैश है। ठीक है, कैश में तो मैं अभी इस वक्त बात ही नहीं कर रहा कि क्या कैश है क्या नहीं है। मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूँ कि ये इक्विटी का पोर्शन है। मेरी इक्विटी, ये तो पहले से इक्विटी में पड़ा हुआ है, मैंने तो इसको कुछ भी नहीं किया। देखें, मेरी इक्विटी में 4 चीजें, 5 चीजें। ठीक है, मेरा शेयर कैपिटल है, उसके ऊपर कोई प्रीमियम मैंने चार्ज किया था लोगों से, वो है। मेरे रिवैल्यूएशन सरप्लसेस हैं और मेरी रिटेन अर्निंग्स हैं। और इसके अलावा अगर मैंने कोई और रिजर्व्स क्रिएट किए हैं तो वो सारे हैं। ये सारे मेरी इक्विटी का हिस्सा है। अब मैंने क्या किया कि मेरे पास यहां पर रिवैल्यूएशन सरप्लस में कुछ पैसे पड़े थे। ठीक है, वो किस चीज के थे? वो एक एसेट के थे। वो एसेट मैंने बेच दिया। जब मैंने वो एसेट बेच दिया तो मैंने कहा इसको यहां से निकालकर यहां पे रख दो। तो अगर देखा जाए तो मैंने कुछ भी नहीं किया। मेरी कैपिटल सेम है, मेरा इक्विटी सेम है, मेरा इक्विटी अकाउंट सेम रहेगा। फर्क सिर्फ ये हुआ कि यहां से निकालकर यहां पर रख दिया। ठीक है, सिर्फ ये फर्क हुआ, एक जगह से निकालकर दूसरी जगह नहीं किया। लेकिन इस साल जो मैंने मुनाफा किया वो इस जगह पे आ जाता है, रिटेन अर्निंग में आ जाता है। तो इस साल जो मैंने मुनाफा किया, मैंने कुछ काम किया, मैं काम करता हूं, मैं मार्कर्स बनाता हूं, बेचता हूं, मैंने इसमें मुनाफा किया। ठीक है, साथ ही मैंने एक अपना एसेट बेचा जिसकी कीमत मेरी किताब के अंदर लिखी हुई थी, 6,30,000, 630,000 उसकी कैरिंग अमाउंट थी। अब बिका कितने का? 900,000। दैट मींस आई मेड अ प्रॉफिट ऑफ 270,000। मैंने 2,70,000 रुपए कमाए। ठीक है, हो सकता है ये भी कैश में ना हो सकता है वो मुझे कहे मैं आपको आहिस्ता आहिस्ता करके दूंगा, तो फिर ये भी तो कैश में नहीं होंगे। तो ये डिस्कशन नहीं है कि कैश में है कि नहीं है, डिस्कशन ये है कि मेरी रिटेन अर्निंग ज्यादा हुई है, मेरा प्रॉफिट ज्यादा हुआ इस अमाउंट से, फिर रिटेन अर्निंग ज्यादा हुई। रिटेन अर्निंग मेरी कैपिटल का हिस्सा था। ठीक है, मेरी इक्विटी का हिस्सा था। इस वाले केस में ये पहले से इक्विटी में मौजूद है, सिर्फ मैंने ये किया कि ये इस जेब में पड़े थे। मैंने कहा इस जेब से पैसे नहीं लगाऊंगे। ठीक है, अब मैंने इस जेब से निकालकर इस जेब में डाल दिए। मैंने कहा हाँ, इस जेब से मैं पैसे लगा सकता हूँ, बस ये काम किया। ठीक है, गॉट द आइडिया? गॉट द आइडिया क्लास? जी, यहाँ पे अमाउंट डबल नहीं, 135 हमने ऑलरेडी 8-10 में काउंट किया है। जब गेन हो रहा था तो 135 हमने एसेट वैल्यू में ऑलरेडी जो इंक्लूड किया है वो ऑलरेडी इंक्लूडेड है, लेकिन गेन में भी हमारे पास फिर 135,000 आते हैं। लाइक अमाउंट डबल नहीं हो रही सर। ये 135,000 मेरे पास आ रहा था जब मैंने रिवैल्यूएशन सरप्लस किया। रिवैल्यूएशन सरप्लस मैंने किया जब मैंने इसको रिवैल्यू किया दिसंबर में। ठीक, वक्त के साथ साथ इसको मैंने डेप्रिशिएट किया। ठीक, डेप्रिशिएट किया, आज के दिन इसकी कीमत कितनी हो गई? 630,000 हो गई। ये 630 आ रहा है क्लास? ओके, 630 हो गई। 630 हो गई आज के दिन इसकी कीमत। अब मैंने जब ये बेचा तो मैंने इतने पैसे कमा लिए। ये 630 डेप्रिशिएटेड अमाउंट है। लेकिन जब उस चीज की वैल्यू बढ़ी 675 से 810 पे, तो ये मैंने उस वक्त इस चीज के ऊपर कमाया था। ठीक है, ये मैंने उस वक्त इस चीज के ऊपर कमाया था। ये भी मेरे पास पैसे नहीं आए थे, कैश नहीं आया था, लेकिन मैंने कमाया था। तो मैंने उठाकर इसको डाल दिया अपने एक मैंने कहा ये लोग ये मेरे शेयर होल्डर्स हैं और इनके पैसों में डाल दो। तो मैंने इनके पैसों में डाल दिया। ठीक है, इक्विटी में डाल दिया। मैंने इक्विटी में डाल दिया। ये मेरे पास आई नहीं है पैसे कहीं से, ये मैंने कमाई नहीं है कहीं से। ठीक, ये सिर्फ एक सरप्लस है कि चीज की कीमत ज्यादा हो। जब भी चीज की कीमत ज्यादा होती है तो मेरी वेल्थ ज्यादा हो जाती है। तो इनके पैसे एक किस्म से ज्यादा हो गए। कैश में नहीं आया, कैश में कहीं भी नहीं आया, मैंने कैश को छेड़ा भी नहीं। ठीक, ये हो गया। अब आते हैं जब, अब क्या हुआ कि इस चीज की कीमत वक्त के साथ साथ मैंने कहा है कि इसको कम कर देना है, आपने कम कर दी। लेकिन जब मैं इसको बेचने लगा तो पता चला कि इसकी कीमत और भी ज्यादा है। और जब मैंने इसको बेचा तो अब वो मैंने पैसे कमा लिए, ये अब मैंने कमाए हैं। ठीक है, 270 ये जब मैंने कमाए हैं तो ये मैंने इसको लिख दिया रियलाइज्ड प्रॉफिट्स में, और फिर वहां से मैं इसको ले गया रिटेन्ड अर्निंग्स में कि ये फिर मैं जब वक्त पड़ेगा, जरूरत पड़ेगी तो मैं इनको बांट दूंगा पैसे। तो मैंने उठाकर वहां पर लिख दिया। ये इस जगह से आया इनकम स्टेटमेंट से, वो आया रिवैल्यूएशन सरप्लस से, और वो सिर्फ
चेंज हुआ है, अकाउंट चेंज हुआ है, वो कहीं से भी मैंने कमाई नहीं है, वो अकाउंट चेंज हुआ है। बस ये दोनों फर्क, ये फर्क है दोनों। जी क्लास, एनीथिंग एल्स? एनीथिंग एल्स क्लास? जाए आगे क्लास, इज दिस थिंग क्लियर? आगे जाए। ओके, सो नाउ वी नीड टू टॉक अबाउट गवर्नमेंट ग्रांट्स टुडे। गवर्नमेंट ग्रांट्स क्या होती है? गवर्नमेंट ग्रांट्स किसी भी किस्म की सब्सिडी, कोई भी चीज गवर्नमेंट आपको दे, कोई फायदा आपको दे, ठीक है? गवर्नमेंट आपसे कहे कि आप ये काम कर दें तो मैं आपको इतने पैसे छोड़ दूंगा। गवर्नमेंट आपसे कहे कि अगर आप ये चीज प्रोड्यूस करें तो मैं आपको टैक्स में इतना छूट दे दूंगा। गवर्नमेंट आपसे कहे कि आप मशीन लेकर आए, ये होता है कैपिटल फॉर्मेशन। गवर्नमेंट आपसे कहे अगर आप मशीन इंपोर्ट करें तो इसके ऊपर टैक्सेस नहीं दूंगा, या आपके इतने सालों के टैक्सेस माफ हो जाएंगे, व्हाटएवर, ठीक है? ये गवर्नमेंट देती है। गवर्नमेंट ऑफन प्रोवाइड मनी और इंसेंटिव्स, सो इट कैन बी मनी इन द फॉर्म ऑफ मनी कि वो आपको पैसे दे रही है, और इंसेंटिव, मैं आपका टैक्स कम कर दूंगा, मैं आपकी इनकम पे टैक्स लगेगा ही नहीं, ठीक है? आप लोग टैक्स फ्री हो जाए इतने सालों के लिए। जब नई इंडस्ट्री लगानी होती है ना, सो गवर्नमेंट वुड अनाउंस टैक्स फ्री फॉर 10 years, 5 years, 5 साल तक आप लोग बनाते जाए, कमाते जाए पैसे, कोई टैक्स नहीं देना आपने, ठीक है? तो लोग कहते हैं हाँ चलो चलो फैक्ट्री लगाओ, ठीक है? सो दिस इज व्हाट दे डू टू बूस्ट प्रोडक्शन इन द कंट्री, ताकि ज़्यादा फैक्ट्रीज लगें। फैक्ट्रीज ज़्यादा लगेंगी तो क्या होगा? ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट आएगी, जीडीपी भी ज़्यादा हो रहा होगा, ठीक है? तो फायदा है। तो कंपनीज टू एक्सपोर्ट देयर गुड्स, या फिर कंपनी कहेगा अगर आप गुड्स को एक्सपोर्ट करते हैं तो मैं आपको ये वाला इंसेंटिव दे दूंगा, मैं आपके ऊपर टैक्स नहीं देना, ठीक है? तो इंसेंटिव आपको दे दिया। और टू प्रोमोट लोकल एम्प्लॉयमेंट, जस्ट लाइक आई सेड कि व्हेन यू डू दैट योर एम्प्लॉयमेंट इंक्रीजेस। सो दिस इज व्हाट गवर्नमेंट्स डू टू इंक्रीज एम्प्लॉयमेंट, टू डिक्रीज अनएम्प्लॉयमेंट, टू इंक्रीज योर जीडीपी, टू इंक्रीज योर एक्सपोर्ट्स। आपको इंकरेज करता है कि आप एक्सपोर्ट को इंक्रीज करें, तो आप लोग ये चीजें बनाएं। अब गवर्नमेंट ग्रांट्स दो किस्म की होती है, आइदर इट कैन बी, वंस अगेन जिस तरह उन्होंने वो कॉन्सेप्ट ना, रेवेन्यू, एक बड़ा और एक छोटा, कैपिटल ग्रांट और रेवेन्यू ग्रांट, ठीक है? अब रेवेन्यू ग्रांट और कैपिटल ग्रांट में क्या होता है कि आपने मशीन खरीदी और उसमें मैं आपको कुछ हेल्प आउट करता हूँ, गवर्नमेंट आपको कोई हेल्प आउट करती है। जैसे मैंने कहा कि जब आप मशीन्स खरीदते हैं, इंपोर्ट कर रहे होंगे आप लोग मशीन को, तो और आपने बाहर से कहीं से खरीदी है, तो normally the government will not tax you for that. तो otherwise when you import something into the country, the government will tax you for that. ठीक है? वो कहेगा भाई ये आप लेकर आ रहे हो, इसके ऊपर टैक्सेस दो, इसके ऊपर आपको नहीं देगा। कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स परचेज ऑफ नॉन करंट एसेट्स, ठीक? ये हो गया आपका कैपिटल ग्रांट। या फिर गवर्नमेंट आपको पैसे दे दे, जिस तरह से कहा कोई पैसे दे दे किसी चीज के। रेवेन्यू ग्रांट्स फॉर एग्जांपल कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स पेरोल कॉस्ट में वो कर देंगे। गवर्नमेंट नहीं चाहता कि आप लोगों को निकालें, ठीक है? तो गवर्नमेंट कहता है मैं आपको यार कुछ सब्सिडी दे दूंगा, कुछ कर दूंगा, लोगों को नहीं निकालना, क्योंकि लोगों को निकालेंगे अनएम्प्लॉयमेंट होगी, अनएम्प्लॉयमेंट होंगे तो गवर्नमेंट के बहुत सारे खर्चे और बढ़ जाएंगे, ठीक है? आप लोग चोरियां करेंगे, आप लोग डाके डालेंगे, ठीक? और गवर्नमेंट का खर्चा बढ़ेगा, तो वो पेरोल कॉस्ट को किसी तरीके से सपोर्ट करेगा, कुछ पैसे आपको दे देगा थोड़े, चलो यार आप थोड़ी पे आप दो, थोड़ी पे मैं दूंगा, हम मिलके काम करेंगे तो लोग अच्छे रहेंगे। सो दीज आर टू टाइप्स ऑफ थिंग्स गवर्नमेंट ग्रांट्स वुड डू, रेवेन्यू ग्रांट, कैपिटल ग्रांट। दोनों क्लियर हो गए? दोनों क्लियर हो गए? ओके, अब करना क्या है? इन चीजों को कहां पे शो करना है? इन चीजों को शो कहां पे करना है? IAS 20 फॉलोज टू जनरल प्रिंसिपल्स व्हेन डिटरमिनिंग द ट्रीटमेंट ऑफ ग्रांट्स। दो ट्रीटमेंट्स आपके पास। हम लोगों ने कहा कि प्रूडेंस, अब देखिए वो है क्या और कब आ रही है। गवर्नमेंट ने अनाउंस कर दिया, गवर्नमेंट ने पैसे दिए, गवर्नमेंट ने अनाउंस कर दिया, गवर्नमेंट ने कुछ दिया अब तक या नहीं दिया? प्रूडेंस, grants should not be recognized until the conditions for receipt have been complied with. आप ये रिक्वायरमेंट पूरी करेंगे तो गवर्नमेंट आपको ग्रांट देगी ना। तो ये नहीं कि बस गवर्नमेंट ने खाली अनाउंस कर दिया और आप खुश हो गए कि बस ठीक है मिल गया, इसको रिकॉर्ड कर दो, नहीं। जब तक वो रिक्वायरमेंट्स आप पूरी नहीं करेंगे, आप उसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे, और उसके बाद भी देयर इज रीजनेबल एश्योरेंस द ग्रांट विल बी रिसीव्ड, देयर इज एश्योरेंस द ग्रांट विल बी रिसीव्ड। आप पिछले दिनों मैं वो देख रहा था, वो हमारा जेवलिन वाला कौन है? अर्शद नदीम ने कहा मुझसे जो प्रॉमिसेस हुए थे उसमें से बहुत सारे नहीं मिले, बहुत कम मिले, ठीक है? लोगों ने कहा ये ले लो, इसने कहा मोटर में दे दूंगा, ऐसे छोटा ने कहा मेरी तरफ से ये गाड़ी आप ले लें, उसने कहा ये ले लें, उसने कहा इतने पैसे ले लें, 10 लाख ले लें, 15 लाख ले लें, 20 लाख ले लें, उसने कहा ये ग्रांट्स आप तक नहीं मिली, ठीक है? सो व्हाट यू नीड टू बी प्रूडेंट,
आपने ये नहीं कहा उसको डायरेक्ट रिकॉर्ड कर दें, उस वक्त तक नहीं करेंगे जिस वक्त तक आप उसकी रिक्वायरमेंट्स पूरी नहीं करेंगे और जिस वक्त तक आपको अश्योरेंस हो जाए कि ये चीज मिलेगी मुझे, ओनली देन यू विल रिकॉग्नाइज इट, ठीक है, एज अ ग्रांट। एक चीज। सेकंड, अक्रूवल्स। ग्रांट शुड बी मैच्ड विद द एक्सपेंडिचर। अब देखिए वो ग्रांट्स आप ले रहे हैं लेकिन वो ग्रांट गवर्नमेंट आपको किसी वजह से दे रहा है ना, ग्रांट किसी वजह से दे रहा है। ग्रांट आपको गवर्नमेंट दे रहा है मशीन लेकर आए, ठीक है, तो मशीन लेकर आए तो मैं आपको इतने पैसे छोड़ दूंगा। तो जब आप मशीन लेकर आए और उसकी एक कॉस्ट है ना मशीन को लेकर आने या मशीन को बनाने की, ठीक है, या मशीन को परचेज करने की, तो ये ग्रांट आपको दे रहा है, तो जो एक्सपेंस हो रहा है इसके अगेंस्ट, इस ग्रांट के अगेंस्ट, उसको इसके साथ मैच करना है। इस एक्सपेंस को इस ग्रांट के साथ मैच करना है। Grants should be matched with the expenditure towards which they were intended to contribute. क्लियर हो गया? दोनों कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए। एक तो प्रूडेंस कि हाँ ये चीज मिलेगी, अश्योरिटी आपको हो जाएगी मिलेगी, आपने उसकी रिक्वायरमेंट्स पूरी कर दी है और आपको पता है कि ये पैसे 1-2 दिन में मिल जाएंगे, तब रिकॉग्नाइज करें। दूसरा, इसको मैच करेंगे इस ग्रांट को उस एक्सपेंस के साथ जो वो काम करने में आपके लगे जिसकी वजह से ग्रांट मिल रही है। गॉट द आइडिया? दोनों चीजें क्लियर हो गई? ओके, नाउ फ्रॉम IAS 20, दिस इज व्हाट IAS 20 सेज। IAS 20 ये बातें आपको कर रहा है पैरा 3 में। IAS 20 सेज गवर्नमेंट, अच्छा अब गवर्नमेंट आप कहते हैं गवर्नमेंट दे रहा है, गवर्नमेंट कौन सी गवर्नमेंट दे रही है, ठीक है? सो इट फर्स्ट रिकॉग्नाइजेस द गवर्नमेंट, व्हाट इज दिस गवर्नमेंट? गवर्नमेंट रेफर्स टू गवर्नमेंट, जो हमारी गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट एजेंसीज, होता है थ्रू एन एजेंसी आपको वो ग्रांट प्रोवाइड कर रहा है, या सिमिलर बॉडीज वेदर लोकल, नेशनल और इंटरनेशनल। Any agency of the government which is local, national, international. तो जो इंटरनेशनल बॉडीज भी आपको दे रही हैं ग्रांट, तो वो भी गवर्नमेंट के उसमें आ गए। ओके, नेक्स्ट, गवर्नमेंट असिस्टेंस इज एक्शन बाय गवर्नमेंट डिजाइन टू प्रोवाइड एन इकोनॉमिक बेनिफिट। गवर्नमेंट क्या एक्शन ले रही है आपको, गवर्नमेंट आपको क्या बेनिफिट दे रही है? बेनिफिट, इकोनॉमिक बेनिफिट स्पेसिफिक टू एन एंटिटी और रेंज ऑफ एंटिटीज क्वालिफाइंग अंडर सर्टेन क्राइटेरिया। कोई क्राइटेरिया गवर्नमेंट ने कहा ये काम करोगे तो मैं आपको ये पैसे दूंगा, ठीक है? तो वो आपने देखना है कि वो असिस्टेंस किस वजह से मिल रही है, आप क्या काम करेंगे। इज एक्शन बाय गवर्नमेंट डिजाइन टू प्रोवाइड एन इकोनॉमिक बेनिफिट स्पेसिफिक टू एन एंटिटी। वो मैं सिर्फ दे रहा हूं उन लोगों को जो बनाते हैं हाइब्रिड व्हीकल्स। क्यों? क्योंकि फ्यूल की सेविंग हो, सही है। तो फिर ये सिर्फ हाइब्रिड मैन्युफैक्चरिंग व्हीकल्स जो बना रहे हैं फैक्ट्रीज, उनके ऊपर होगा, बाकी ऊपर नहीं होगा। ये बात भी क्लियर हो गई? थर्ड, government grants are assistance by government in the form of transfers of resources to an entity in return for past or future compliance with certain conditions relating to the operating activities of the entity. मैंने आपसे कहा था या तो वो आपको फ्यूचर में कहीं पे पैसे दे, ठीक है, या आपने कोई काम किया पास्ट में किया या फ्यूचर में आप करेंगे और उसकी वजह से गवर्नमेंट आपको असिस्ट कर रही है किसी वजह से। क्या असिस्ट कर रही है? ट्रांसफर ऑफ रिसोर्सेज। मतलब जरूरी नहीं है कि हमेशा पैसे हो गए, आप कहें कि सर पैसे तो नहीं दे रहा, वो पैसे नहीं दे रहा लेकिन आपका टैक्स कम करके दे रहा है, ये भी तो असिस्टेंस है, ठीक है? आपको कह रहा है कि हाँ आप 5 सालों तक हमें टैक्स ना दो, ये भी असिस्टेंस है। तो किसी भी किस्म की असिस्टेंस हो, फाइनेंशियल रिसोर्सेज का ट्रांसफर हो, ट्रांसफर ऑफ रिसोर्सेज, ठीक है? ओके, थर्ड, grants related to assets are government grants whose primary condition is that an entity qualifying for them should purchase, construct or otherwise acquire long term assets. या तो आप परचेज कर रहे हो, या एक्वायर कर रहे हो, या आप उसको कंस्ट्रक्ट कर रहे हो, या किसी भी तरीके से एक्वायर कर रहे हो, ठीक है? या तो आप मशीन खुद से बना रहे हो, या आप परचेज कर रहे हो, या किसी भी तरीके से एक्वायर कर रहे हो। वो जो भी तरीका है, कोई और तरीके से आप एक्वायर कर रहे हैं, आपने उसको कुछ पैसे दे दिए, कुछ बाद में दे रहे हैं, आपने कुछ स्टॉक दे दिया, व्हाटएवर इट इज, ठीक, इररिस्पेक्टिव। तो आप किसी भी तरीके से आपको वो चीज, वो नॉन करंट एसेट आपको, लॉन्ग टर्म एसेट आपको मिल रहा है, तो उसके अगेंस्ट गवर्नमेंट आपको ग्रांट दे रही है। ये बात भी क्लियर हो गई? Grants related to income are government grants other than those related to assets known as revenue grants, ठीक है? रेवेन्यू ग्रांट्स हम लोगों ने कहा था कि गवर्नमेंट आपको कुछ कैश दे दे रिलेटेड टू इनकम, ठीक है? और गवर्नमेंट ग्रांट्स अदर देन दोज रिलेटेड टू एसेट्स, वो वाला जो एसेट्स वाला था वो कैपिटल ग्रांट्स हो गया, और रेवेन्यू ग्रांट्स ये वाला हो गया। यानी 2 किस्म के ग्रांट्स आपको मिल सकते हैं जो हमने थोड़ी देर पहले देखे। These are the extracts from the IAS। ये IAS के अपने वर्ड्स हैं जो आपको पढ़ के समझा दिए कि ये IAS के अंदर लिखा हुआ है। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया क्लास? कॉन्सेप्ट ग्रांट्स का क्लियर हो गया? 2 किस्म की ग्रांट्स थी, ठीक है? लेट्स स्टार्ट नाउ। अब स्टार्ट करते हैं जी, रेवेन्यू ग्रांट। रेवेन्यू ग्रांट के लिए क्या करना है? द रिकॉग्निशन ऑफ द ग्रांट विल डिपेंड अपॉन द सर्कमस्टेंसेस।
Circumstances क्या क्या है? If the grant is paid when evidence is produced that certain expenditure has been incurred, the grant should be matched with that expenditure. गवर्नमेंट कहता है कि मैं तब आपको पैसे दूंगा जब आप मुझे कोई सबूत देंगे। सबूत क्या है? कि आपने वो काम कर रहे हैं, ठीक है? The grant is paid when evidence is produced that certain expenditure has been incurred. आपने कुछ पैसे दिए हैं, उस चीज के लिए वो काम होगा, तो ये सबूत है कि वो काम आप करेंगे तो गवर्नमेंट आपको पैसे दे देगी। गवर्नमेंट कहेगा ठीक है, मुझे सपोज आप एविडेंस दे दिया, आपने कोई पैसे दिए हैं किसी को एसेट में, मैं कोई मशीन खरीद रहा हूँ, नॉर्मली ये होता है मशीन के ऊपर, मशीन आप खरीद रहे हैं कोई, तो उसके लिए आपने कोई पेमेंट की है, उसको फर्स्ट इंस्टॉलमेंट दिया, ये आपकी एविडेंस हो गया, आप एविडेंस गवर्नमेंट को दिखाते हैं, गवर्नमेंट कहता है पे द ग्रांट। सही सही है, क्लियर? ओके। सेकंड, इफ द ग्रांट इज पेड ऑन अ डिफरेंट बेसिस। अब कोई और बेसिस भी हो सकती है। क्या बेसिस हो सकती है? फॉर एग्जांपल अचीवमेंट ऑफ अ नॉन फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव। नॉन फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव जिसका गवर्नमेंट आपको दे दे, जैसे क्रिएशन ऑफ अ स्पेसिफाइड नंबर ऑफ न्यू जॉब्स। गवर्नमेंट आपसे कहे कि मैं आपको ग्रांट दूंगा अगर आप 100 न्यू जॉब्स क्रिएट करें, तो आप एक नया प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं, उसके अंदर आप 100 नए लोगों को हायर करते हैं और उसकी हायरिंग के लिए एक इश्तिहार दे देते हैं, ऐड, ठीक है? तो ये आपका प्रूफ होगा, सही? अब गवर्नमेंट आपको ग्रांट दे देगी। सो इफ द ग्रांट इज पेड ऑन अ डिफरेंट बेसिस, फॉर एग्जांपल अचीवमेंट ऑफ अ नॉन फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव, अब ये नॉन फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव था, ठीक? सच एज द क्रिएशन ऑफ अ स्पेसिफाइड नंबर ऑफ न्यू जॉब्स, द ग्रांट शुड बी मैच्ड। याद रखें, ग्रांट मैच करेंगे उस कॉस्ट के साथ। मैंने कॉस्ट क्या इनकर की? मैंने कॉस्ट इनकर की एडवर्टाइजमेंट की कॉस्ट, उसको इस ग्रांट के साथ मैच करेंगे, इस कॉस्ट को इस ग्रांट से माइनस करना होता है। ठीक है क्लास? क्लियर हो गया? ये बात क्लियर हो गई? अच्छा, ओके। प्रेजेंटेशन ऑफ रेवेन्यू ग्रांट्स। अब इसको शो कहां पे करेंगे? अब अगर ग्रांट एक आ रहा है, एक पैसे आपको आ रहे हैं, तो वो पैसे किधर जाने चाहिए? एक पैसे आपके पास आ रहे हैं, एक पैसे आपके पास आ रहे हैं, तो ये क्या चीज हुई? कैश तो हुआ, लेकिन एक चीज आपके पास आ रही है विच इज नॉट योर इनफ्लो। तो है, वो तो कैश का इनफ्लो है ना, आप तो कैश पे जा रहे हैं, स्ट्रिक्टली कैश पे जा रहे हैं। लेकिन मैं ग्रांट की बात कर रहा हूँ कि ग्रांट का नेचर क्या होगा। वो तो आप उस कैश की बात करें कि जो कैश मिलेगा मुझे, तो वो तो हमने कहा कि कैश तो जरूरी नहीं है कि वो आपको सारा दे दे, ठीक है? हो सकता है वो थोड़ा कैश अभी दे, फिर थोड़ा वक्त के साथ साथ ऐसे ऐसे करके देता रहे। लेकिन वो जो ग्रांट इन इटसेल्फ है, दैट ग्रांट, व्हाट इज द नेचर ऑफ द ग्रांट? ग्रांट क्या चीज है? ग्रांट क्या चीज है? ग्रांट क्या है? एक किस्म की असिस्टेंस आपको दे रहा है ना वो। तो अगर असिस्टेंस दे रहा है तो वो क्या है? इट इज अ क्रेडिट इन द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस। अगर प्रॉफिट और लॉस में कोई चीज क्रेडिट होती है तो वो क्या चीज है? रेवेन्यू। सो इट इज अ सॉर्ट ऑफ अ रेवेन्यू। ग्रांट इज सॉर्ट ऑफ अ रेवेन्यू, एक किस्म का रेवेन्यू है आपका। लेकिन ये आपने कोई चीजें बेचकर नहीं कमाए, सही है? ये वो रीवैल्यूएशन सरप्लस वाला रेवेन्यू भी नहीं है, ये अब एक और किस्म का रेवेन्यू आपका, ठीक है? एक और किस्म का रेवेन्यू व्हिच इज कॉल्ड एज ग्रांट। और ये हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा, ये आपको क्यों मिल रहा है? ये आपको कौन दे रहा है? गवर्नमेंट। फिर हमने गवर्नमेंट को डिफाइन किया कि गवर्नमेंट क्या है। गवर्नमेंट भी हो सकती है, गवर्नमेंट की एजेंसी भी हो सकती है, गवर्नमेंट की लोकल एजेंसी भी हो सकती है, इंटरनेशनल भी हो सकती है, ठीक है? ओके, ये हो गया। अच्छा, फिर वो आपको ये ग्रांट कितनी किस्म की दे सकता है? ग्रांट 2 टाइप्स की, एक हो गया रेवेन्यू, एक हो गया कैपिटल। हम लोग जो अभी पढ़ रहे हैं ना, ये कौन सा है? रेवेन्यू, ठीक है? जो रेवेन्यू ग्रांट होगी वो कहां पे शो होगी? प्रॉफिट और लॉस में। किस तरह? क्रेडिट, यानी ये किस्म का रेवेन्यू आप शो करेंगे, सही है? ओके। सेकंड, फिर हम लोगों ने एक और बात देखी, हमने कहा यार इस ग्रांट को लेने के लिए आपको कोई ना कोई एविडेंस शो करनी है, ठीक है? वो एविडेंस आप क्या शो करते हैं कि मैंने कुछ एक्सपेंस इसके ऊपर किया है, ठीक है? तो अगर आप वो एक्सपेंस करते हैं या जो भी एक्सपेंस होता है इस ग्रांट को लेने के लिए, तो वो एक्सपेंस इस ग्रांट से माइनस करना है, डिडक्ट करना है, ऑफसेट करना है, डिडक्ट फ्रॉम द रिलेटेड एक्सपेंस, ठीक है? जिस तरह हमने एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट की बात की, तो अभी आपको अगर ग्रांट मिल रही है तो वो और वो एक्सपेंस आपस में मैच करने। ये बात भी क्लियर हो गई? क्लियर हो गई क्लास? मैचिंग की बात भी क्लियर हो गई? ओके, आगे चलें। रेवेन्यू ग्रांट प्रेजेंटेशन एज क्रेडिट इन द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस। हम लोगों ने कहा कि इट इज
accrued in the statement of profit or loss, और फिर हमने कहा दूसरा डिडक्शन फ्रॉम related expenses. दो बातें हैं. ओके, पहली चीज देखिए, presentation as credited in the statement of profit or loss. Supporters of this method. अच्छा, अब वो कह रहा है कि अगर मैं इसको एज अ रेवेन्यू शो करूं, तो जो समझते हैं कि ये रेवेन्यू है किस्म का, तो वो क्या इसके लिए क्या आपको रीजन देते हैं? They say supporters of this method claim that it is inappropriate to net income and expense items, and that separation of the grant from the expense facilitates comparison with other expenses not affected by a grant. ये लोग कहते हैं कि ऑफसेट ना करें, ये काम ना करें, ये काम ना करें, उसको इसके साथ डिडक्ट ना करें, इसको अलग शो कर दें, एज अ रेवेन्यू शो कर दें इसको, कि मुझे ये पैसे मिले हैं, जिसने भी गवर्नमेंट की जिस एजेंसी ने दिए, गवर्नमेंट ने खुद दिए, जिसने भी दिए. क्यों? कि वो कह रहा है कि अगर जब आप नेट करते हैं इनकम और एक्सपेंस आइटम्स को, वो सही नहीं है, इनअप्रोप्रिएट. इट इज इनअप्रोप्रिएट टू नेट इनकम एंड एक्सपेंस आइटम्स. वो कहता है इसको नेट नहीं करना, ऑफसेट नहीं करना, अच्छा नहीं. फिर आगे फर्दर कहता है एंड दैट सेपरेशन ऑफ द ग्रांट फ्रॉम द एक्सपेंस, कहता है इसको अलग रखो यार, उस जो ग्रांट को लेने में एक्सपेंस हुआ है उसको अलग रखो और ग्रांट को अलग रखो. वो कहता है क्यों अलग रखो? सो दैट द ग्रांट फ्रॉम द एक्सपेंस फैसिलिटेट्स कंपैरिजन विद अदर एक्सपेंसेस नॉट अफेक्टेड बाय ग्रांट. इसके अलावा भी तो आप बहुत सारे एक्सपेंसेस कर रहे हैं, तो वो कह रहे हैं वो एक्सपेंस और ये ग्रांट वाला एक्सपेंस, ये सारा आप एक तरफ लिखें और ये जो है रेवेन्यू ये आप अलग लिखें, ये वाला जो, ठीक है. दिस इज इन पैरा 30. देन फर्दर इन पैरा 30 इट सेज कि नहीं, कुछ लोग कहते हैं कि माइनस करो. वो लोग क्यों कहते हैं माइनस करो, ऑफसेट करो? इट इज आर्ग्यूड दैट with this method the expenses might well not have been incurred by the entity if the grant had not been available. जो हमारा अपना कॉन्सेप्ट है कि अगर ग्रांट ना होती तो क्या ये एक्सपेंस होता? क्या ये एक्सपेंस होता? नहीं होता ना, तो इसलिए दोनों को ऑफसेट है. बस वो कहता है क्योंकि लॉजिकल है. ये एक्सपेंस क्यों हुआ? क्योंकि ग्रांट लेनी थी, ग्रांट लेनी थी तो मैंने ये एक्सपेंस किया है, तो अब ये एक्सपेंस इस ग्रांट के साथ लिखो, मतलब इन दोनों को आपस में ऑफसेट डिडक्ट करो ताकि लोगों को नजर आए. पहले वाले लोग क्या कहते हैं, या पहला वाला कॉन्सेप्ट क्या कहता है, पहला वाला मेथड क्या कहता है? कहता है नहीं, रेवेन्यू को अलग लिखो, एक्सपेंसेस को बाकी एक्सपेंसेस के साथ डालो. गॉट द आइडिया क्लास? गॉट द आइडिया? दोनों मेथड्स क्लियर हो गए? बात तो एक ही हुई. बात तो एक ही हुई. नेट इनकम में तो इफेक्ट आएगा उसका, लेकिन प्रेजेंटेशन है ना कि किस तरीके से आप प्रेजेंटेशन करते हैं. मैंने आपको शुरू में समझाया था कि आईएएस विल गिव यू डिफरेंट मेथड्स ऑफ प्रेजेंटिंग. फिर आपकी मर्जी आप किसको अप्लाई करते हैं, और बाज दफा किसी एक मेथड को अप्लाई करने के लिए आपको कुछ एक्स्ट्रा रिक्वायरमेंट्स करनी पड़ेगी, कभी नहीं करनी पड़ेंगी. बस क्लियर? दोनों मेथड्स क्लियर हो गए? दोनों मेथड्स क्लियर हो गए? इसके ऊपर क्वेश्चन देखते हैं ताकि ये आपको थोड़ा सा और भी समझ आ जाए. ओके जी, इलस्ट्रेशन 7. An entity is given 300,000 on 1st January 2021 to keep staff employed within a deprived area. गवर्नमेंट कहता है लोगों को मत निकालो, लोगों को ना निकालो, मैं आपको कितने पैसे दूंगा? 3 लाख रुपए. मैं आपको 3 लाख रुपए दूंगा, इन लोगों को आपने नहीं निकालना जॉब से. अगर आप इनको जॉब से निकालेंगे तो ये पहले ही बेचारा कि बीके में लोग जॉब्स नहीं है, इंडस्ट्री नहीं है, तो फिर और बड़ा मसला हो जाएगा. सो एंटिटी इज गिवन 300,000 on 1st January 2021 to keep staff employed within a deprived area. The entity must not make redundancies for next 3 years. What is redundancy? To push them out of the job. हाँ, redundancy नहीं करनी, आपने बाहर नहीं निकालना. कब तक? For the next 3 years. 3 साल तक आपने लोगों को नहीं निकालना. ये लो मुझसे 3 लाख रुपए ले लो, ठीक है? मुझसे 3 लाख रुपए ले लो, लोगों को जॉब से नहीं निकालना अगले 3 सालों तक. तो अगर वो 3 लाख रुपए आपको दे रहा है 3 सालों के लिए, that means पर ईयर के हिसाब से. हाँ, जरा अब हिसाब लगाए ना. किसका मतलब ये कि गवर्नमेंट ने 3 लाख रुपए दिए, तो गवर्नमेंट हर साल कितने आपको पैसे दे रहा है? 1 लाख. लेकिन गवर्नमेंट ने 3 लाख रुपए सारे आपको एक साथ दे रहा है. उसने ये नहीं कहा कि 1-1 लाख दूंगा, उसने कहा नहीं कहा ना. एंटिटी इज गिवन 300,000. उसने फर्स्ट डेट को आपको दे दिए, 1 जनवरी को अगर उसने आपको दे दिए 3 लाख रुपए, तो 1 जनवरी पे इसकी नेचर क्या होगी? 1 जनवरी पे इसमें प्रीपेड.
देखिए अब जरा सोचे ना कि देखें जब पहला साल गुजर जाएगा ना तो फिर भी इसमें से 3.5 लाख मेरे पास नहीं आएंगे, मेरे पास एक आएगा। दिए तो उससे मुझे हैं, लेकिन क्या ये 3 के 3 लाख मेरा रेवेन्यू है? 1 लाख रेवेन्यू है तो बाकी 2 लाख क्या होंगे? एक किस्म की प्रीपेड पेमेंट। प्रीपेड पेमेंट्स आपके लिए क्या होती है? एसेट नहीं, एक्सपेंस। आप प्रीपे लोगों को नहीं दे रहे, किसी ने आपको एडवांस में दे दी है, गवर्नमेंट ने आपको एडवांस में दे दी है, सो इट इज अ लायबिलिटी। ठीक है, इट इज अ लायबिलिटी। ओके, आगे चले। डेबिलिटी मस्ट नॉट 3 लाख तो पहले साल में दे दिए ना, हम क्यों डिवाइड कर रहे हैं उसको 3 सालों में कि 1 लाख फर्स्ट में एलोकेट करें, 1 लाख सेकंड में करें, 1 लाख थर्ड में। लेकिन अगर मैंने 3 के 3 लाख एक ही साल में ले तो फिर बाकी 2 साल में क्या? गवर्नमेंट ने मुझे क्या कहा है कि मैं आपको 3 लाख रुपए दे रहा हूं, 3 सालों तक लोगों को नहीं निकालना। तो इसका मतलब ये गवर्नमेंट ने 3 सालों के पैसे दिए, 3 सालों के पैसे दिए तो हर साल 1-1 लाख आप यहां से हटाते जाए। ठीक है, और गवर्नमेंट ने आपको दिया, आपने लोगों को एक किस्म के ये समझे कि गवर्नमेंट ने आपको इसलिए दिया कि आप इन लोगों को दे दें, इन एम्प्लॉइज को दे दें, लेकिन गवर्नमेंट डायरेक्ट इनको नहीं दे रहा, गवर्नमेंट आपके थ्रू चैनलाइज करके दे रहा है कि इनको रखें, काम पे रखें और पैसे मैं आपको दे रहा हूं। ठीक है, तो आपके ऊपर एक किस्म की लायबिलिटी आ गई कि गवर्नमेंट ने मुझे पैसे दिए, नाउ आई नीड टू गिव टू दी एम्प्लॉइज, एक किस्म की। ठीक, तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं इसको लायबिलिटी रिकॉर्ड करूंगा। ठीक, और फिर वक्त के साथ साथ 1 साल गुजरेगा तो 100,000 बीच में से गया, बाकी रह गया 200,000। फिर अगला साल गुजरा, 100,000 गया, बाकी रह गया 100,000। लेकिन अब जरा ये देखिए इसका नेचर क्या होगा, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म। शॉर्ट टर्म की डेफिनेशन क्या है? 1 ईयर। 1 ईयर में आपने कितने पैसे देने हैं? 1 लाख। तो 1 लाख पोर्शन इज शॉर्ट टर्म, द रिमेनिंग इज लॉन्ग टर्म। ये बात भी क्लियर हो गई। फिर हमने कहा 2 मेथड्स हैं। एक मेथड तो ये है कि आप इसको रिकॉर्ड करें एज रेवेन्यू, दूसरा मेथड ये है कि आप इसको रिकॉर्ड करें, ऑफसेट करें एक्सपेंस के साथ जो आपने इस चीज के ऊपर किया होगा। अब देखते हैं आगे क्या कहता है। ठीक है, ओके, the entity must not make redundancies for the next 3 years or the grant will need to be repaid। अच्छा, फिर गवर्नमेंट ने अगर आपने किसी को निकाल दिया तो फिर ये सारे पैसे गवर्नमेंट को वापस करने होंगे। ठीक है, तो इसे ज्यादा चालाकी नहीं करनी है। ठीक है, लोग नहीं। ओके, by 31st December 2021 no redundancies have taken place and none are planned। अब 1 साल गुजर गया, आपने इस पूरे साल में किसी भी लोगों को नहीं निकाला और ना आपका प्लान है कि आप फ्यूचर में लोगों को निकालें। ओके, आगे चले। The grant should be released over 3 years। हमने डिसाइड कर लिया कि 3 साल का है तो 3 साल में रिलीज करना है। Meaning that 100,000 is taken to the statement of profit or loss each year। सही है, हर साल लाख रुपए प्रॉफिट और लॉस में जाता है। सही, रिमेनिंग अमाउंट से क्या करेंगे? मैंने आपको थोड़ी देर पहले एक्सप्लेन भी कर दिया कि रिमेनिंग अमाउंट का नेचर क्या है। रिमेनिंग अमाउंट का नेचर है एक किस्म का लायबिलिटी। This can be shown as a separate line in the statement of profit or loss or deducted from the administrative expenses or wherever the staff costs are charged। अब हमने 2 तरीके पढ़े थे। हमने कहा था एक तो ये है कि इसको एज अ रेवेन्यू रिकॉर्ड करें 1 लाख को। तो अगर एज अ रेवेन्यू रिकॉर्ड करना है तो सेपरेट लाइन, एक अलग से लाइन लिखेंगे, एज अ रेवेन्यू होगा, लेकिन ये रेवेन्यू है नहीं, इसलिए मैं इसको लिखता हूं गवर्नमेंट ग्रांट्स, गवर्नमेंट ग्रांट। ठीक है, इसको लिख दूंगा गवर्नमेंट ग्रांट 1 लाख रुपए, 100,000। एक तरीका ये। सेकंड तरीका उसने क्या कहा था? एक्सपेंस के साथ डिडक्ट करें, ऑफसेट करें। ठीक, तो एक्सपेंसेस एम्प्लॉइज को जो मैं सैलरी देता हूं वो कहां पर होती है? एक्सपेंसेस। वो सैलरी एक्सपेंस कहां पे होता है ना, डिपेंड करता है कि कौन सा लेबर है, कौन सा लेबर है। अगर मैन्युफैक्चरिंग का लेबर है तो फिर सीजीएस में, अगर एडमिन का लेबर है तो फिर एडमिनिस्ट्रेटिव में, अगर सेलिंग का एम्प्लॉय है तो फिर सेलिंग एंड मार्केटिंग। डिपेंड करेगा, ठीक है, कि कहां पर। ओके, अब अगर आप पहला वाला काम नहीं करते, आप कहते हैं मैं इसको गवर्नमेंट ग्रांट रिकॉर्ड नहीं करता, गवर्नमेंट ग्रांट 100,000 नहीं करता, मैं दूसरा वाला काम करता हूं जहां पे एम्प्लॉइज की सैलरीज आ रही है उसमें से 100,000 माइनस करता हूं, वहां पे लिख दूंगा कि ये गवर्नमेंट ग्रांट है, नेट करके लिख दूंगा। ठीक है, तो फिर आप देखेंगे सैलरी कौन से एम्प्लॉइज की। कुछ एम्प्लॉइज जो है मैन्युफैक्चरिंग में है तो कुछ सीजीएस से कम हो जाएगा, कुछ एम्प्लॉइज जो है एडमिन में है, कुछ एडमिन से कम हो जाएगा, कुछ मार्केटिंग में है, कुछ मार्केटिंग से कम हो जाएगा। सही है, क्लियर हो गया? दिस कैन बी शोन एज अ सेपरेट लाइन इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस। ये पहला मेथड हो गया और ये सेकंड मेथड हो गया।
डिडक्टेड फ्रॉम एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, अगर एडमिन का है वो कह रहा है, और वेयर एवर द स्टाफ कॉस्ट आर चार्ज, जहां पर आप करते हैं, मैंने आपको बता दिया कहां कहां पर पॉसिबल है, मैन्युफैक्चरिंग पॉसिबल है, एडमिनिस्ट्रेटिव पॉसिबल है, सेलिंग एंड मार्केटिंग पॉसिबल है। तीन चीजें हैं जहां पे कि सेल्स स्टाफ की सैलरीज आती हैं, जहां पे आपके स्टाफ की, आपके वर्कर्स के एम्प्लॉइज की सैलरी आती है, तीनों जगह मैंने आपको बता दिया। As 100,000 has been released to the statement of profit or loss, the remaining, अच्छा अब रिमेनिंग क्या, पहला साल हुआ 1 लाख तो आपने दे दिया, तो बाकी रिमेनिंग 2 लाख का क्या करना है आपको, मैंने वो भी थोड़ी देर पहले समझा दिया कि इसमें से 1 लाख अगले साल देना है, तो वो लायबिलिटी है बट शॉर्ट टर्म, विच मींस अ करंट लायबिलिटी, वो करंट लायबिलिटी में डाल देंगे, और जो बाकी 1 लाख है वो लॉन्ग टर्म अगले साल चाहिए, तो उसको लॉन्ग टर्म लायबिलिटी में डालेंगे। ओके, विल बी हेल्ड इन डेफर्ड इनकम। अच्छा, अब लायबिलिटी तो है, ये बात तो सही है, नाम क्या रखूं इसका, इसका नाम क्या रखूं, लायबिलिटी तो है, इसका नाम क्या दूं उसको, किस चीज की लायबिलिटी है, ये चीज एडवांस पेमेंट्स जब आपको मिलती है तो वो आपकी क्या होती है, हमने कहा आपकी इनकम होती है ना, और इसका भी हमने नाम दिया था कि गवर्नमेंट ग्रांट इज आल्सो सॉर्ट ऑफ अ रेवेन्यू, लेकिन क्या ये रेवेन्यू आप कमा चुके हैं, पहला साल जब एंड हुआ तो आपने 1 लाख कमाया हुआ है, वो तो आपने ऐड कर दिया, बाकी 2 लाख आपने अब तक कमाया नहीं, ठीक है, कमाया नहीं है, वो आप अगले सालों में कमाएंगे, ठीक, कुछ पोर्शन अगले 1 साल में करंट, कुछ पोर्शन अगले 2 सालों में, यानी 1 साल के बाद नॉन करंट, ठीक है, तो इसको मैं बोलता हूं डेफर्ड इनकम। इनकम बनेगी लेकिन बाद में, so I call it as deferred income to be recognized over the next 2 years, ठीक है, of this 100,000 will be released within the next year, so will be held within current liabilities, the remaining 100,000 will be held as non-current liabilities। सारी बातें आपको समझ क्लियर है, रेवेन्यू ग्रांट्स क्लियर, रेवेन्यू ग्रांट सारी क्लियर होगी क्लास, दोनों मेथड्स क्लियर हो गए रेवेन्यू ग्रांट के, ठीक है, इसके बाद कैपिटल ग्रांट पढ़ेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास, ठीक, कैपिटल ग्रांट में हम लोगों ने कहा ये किसी मशीन वगैरह के ऊपर होगा, किसी ऐसी चीज के ऊपर होगा, ये पढ़ लेंगे, और फिर उसके बाद उसका ट्रीटमेंट और बोरोइंग कॉस्ट, देन इज द लास्ट वन, ठीक है, सो इंशाल्लाह वी आर प्लानिंग बाय द एंड ऑफ नेक्स्ट वीक वी विल बी एबल टू फिनिश इट ऑफ। थैंक यू।